हेलो दोस्तों, नमस्कार। बायोलॉजी मास्टर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं सामाजिक विज्ञान के बारे में। तो हमने सामाजिक विज्ञान के अंदर जो 750 क्वेश्चन आंसर की सीरीज चला रहे हैं उसका आज हम बना रहे हैं वीडियो पार्ट 3। उससे पहले हमने 2 वीडियो बनाए हैं सामाजिक विज्ञान के, तो जिसने अभी तक नहीं देखा है प्ले लिस्ट में जाके जरूर इस वीडियो को देखिएगा। आज हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। सभी दोस्तों से मेरा एक छोटा सा निवेदन रहेगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जितने भी अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप हैं उसमें एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है दोस्तों 151 नंबर। इससे पहले हमने 150 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, तो आज हम 151 नंबर क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? ए 24 सितंबर, बी 24 दिसंबर, सी 5 सितंबर, डी 21 जून। तो दोस्तों याद रखना, भारत के अंदर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर, बी ऑप्शन राइट हो जाता है। 24 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 152। प्रश्न नंबर 152, ठीक है दोस्तों। कोपरा क्या है? दोस्तों, कोपरा क्या है? ए उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम है, बी उपभोक्ता आंदोलन है, सी उपभोक्ता दल है, या डी यह सभी है। दोस्तों याद रखना, कोपरा क्या है? कोपरा ए उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम है, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 153। वैश्वीकरण और प्रतिस्पर्धा के दबाव में सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं। कौन भी सर्वाधिक प्रभावित? ए श्रमिक, बी वस्त्र निर्यातक, सी धनिक वर्ग, डी बहुराष्ट्रीय कंपनियां। दोस्तों याद रखना, सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं ए श्रमिक। श्रमिक सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं वैश्वीकरण में प्रतिस्पर्धा के दबाव में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 154। देशों की तीव्र एकीकरण प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या कहलाती है दोस्तों? ए उदारीकरण, बी वैश्वीकरण, सी शहरीकरण, या डी इसमें से कोई नहीं। दोस्तों याद रखना, ये है बी वैश्वीकरण कहलाती। क्या कहलाती दोस्तों? बी वैश्वीकरण कहलाती है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 155। कर्ज लेने के लिए कर्जदार निम्नलिखित में से किसका उपयोग गारंटी देने के लिए करता है? दोस्तों, कर्जदार किसकी गारंटी देता है? ए साख की, बी करेंसी नोट की, सी चेक की, डी समर्थक ऋणाधार की। ठीक है दोस्तों, तो कर्जदार दोस्तों डी ऑप्शन समर्थक ऋणाधार की गारंटी देता है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 156। केंद्रीय सरकार की ओर से निम्नलिखित में से कौन सी संस्था करेंसी नोट जारी करती है? दोस्तों, कौन सी संस्था करेंसी नोट जारी करती है? ए भारतीय स्टेट बैंक, बी भारतीय रिजर्व बैंक, सी भारतीय वाणिज्य बैंक, या डी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, करेंसी नोट जारी करने का काम भारतीय रिजर्व बैंक का होता है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 157। भारत में ग्रामीण क्षेत्र में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? किस क्षेत्र का दोस्तों? ए प्राथमिक, बी द्वितीयक, सी तृतीयक, या डी यह सभी। दोस्तों याद रखना, इसका ऑप्शन राइट होगा ए प्राथमिक। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ए ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 158। किस क्षेत्र में अल्प रोजगार सर्वाधिक मिलता है? अल्प रोजगार सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में मिलता है? ए सेवा क्षेत्र, बी उत्पाद क्षेत्र, सी उद्योग क्षेत्र, या डी कृषि क्षेत्र। दोस्तों याद रखना, इसका ऑप्शन राइट होगा डी कृषि क्षेत्र। तो कृषि क्षेत्र में अल्प रोजगार सर्वाधिक मिलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 159। औसत आय को कहा जाता है? दोस्तों, औसत आय को क्या कहते हैं? ए प्रति व्यक्ति आय कहते हैं, बी राष्ट्रीय आय कहते हैं, सी सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं, या डी सकल राष्ट्रीय आय कहते हैं। दोस्तों याद रखना, औसत आय को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 160। देशों की तुलना करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण विशेषता समझी जाती है? दोस्तों, देशों की तुलना करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ए आय है, बी व्यय है, सी व्यवहार है, डी अनैतिकता है। दोस्तों याद रखना,
सर्वाधिक विशेषता समझी जाती है AI। क्या समझी जाती है? AI। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 161। सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? किसी देश का विकास किस बात के आधार पर निर्धारित किया जाता है? ए प्रति व्यक्ति आय के, बी औसत साक्षरता दर, सी लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, डी उपरोक्त सभी। दोस्तों याद रखना डी उपरोक्त सभी ऑप्शन राइट होगा, तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 162। समकालीन विश्व में शासन का एक प्रमुख रूप है, क्या है दोस्तों? एक लोकतंत्र, बी तानाशाह, सी राजतंत्र, डी यह सभी। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन राइट हो जाएगा ए लोकतंत्र। ए लोकतंत्र। दोस्तों यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 163। बंगाल गजेट नामक साप्ताहिक पत्रिका, दोस्तों याद रखना बंगाल गजेट नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किसने किया? ए जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने, बी वॉरेन हेस्टिंग ने, सी विलियम बोल्ट्स ने, या डी तुलसीदास ने। दोस्तों साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने किया। यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 164। महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? दोस्तों महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? ए 1919 में, बी 1925 में, सी 1929 में, डी 1931 में। दोस्तों महामंदी का प्रारंभ सी 1929 में हुआ, तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 165। 18वीं शताब्दी में विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र रहा, सबसे बड़ा केंद्र कौन सा रहा? ए यूरोप, बी अमेरिका, सी अफ्रीका, या डी ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों याद रखना सबसे बड़ा केंद्र ए यूरोप रहा, ए यूरोप, तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 166। यूसेपे मैत्सिनी था, कौन था दोस्तों? ए फ्रांस का क्रांतिकारी था, बी इटली का क्रांतिकारी था, सी ब्रिटेन का क्रांतिकारी था, या फिर डी इसमें से कोई नहीं। दोस्तों याद रखना ये था बी इटली का क्रांतिकारी, बी इटली का क्रांतिकारी, तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 167। राष्ट्रवाद को चित्रों के माध्यम से दर्शाने वाला निम्नलिखित में से कौन था? ए फेडरिक सारियू, डी मैत्सिनी, या सी इमेनुएल सेकंड, या डी हैब्सबर्ग। ठीक है दोस्तों, इसमें से कौन था? तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाता है। फ्रेडरिक सारियू था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 168। सत्याग्रह निम्नलिखित में से क्या था? सत्याग्रह क्या था दोस्तों? ए शुद्ध आत्मिक बल था, बी कमजोर का हथियार था, या सी भौतिक शारीरिक बल था, या डी हथियारों का बल था। दोस्तों याद रखना ये था शुद्ध आत्मिक बल, शुद्ध आत्मिक बल, तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 169। किस घटना से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई? तो दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके कारण हुआ? ए जब गांधी जी ने नमक का कानून तोड़ा, बी गांधी जी ने अम्बेडकर समझौता हुआ, या सी गांधी जी ने इरविन को पत्थर लिखा, या डी यह सभी। दोस्तों याद रखना ये वाला जब गांधी जी ने क्या तोड़ा? नमक कानून तोड़ा, तब सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 170। रिंडर पेस्ट नामक बीमारी जो पशुओं में फैली थी निम्न में से किस महाद्वीप में थी? तो दोस्तों रिंडर नामक पशुओं की बीमारी निम्न में से किस महाद्वीप में फैली? ए यूरोप, बी एशिया, सी अफ्रीका, या डी अमेरिका। दोस्तों याद रखना ये बीमारी फैली थी सी अफ्रीका में, सी अफ्रीका में, तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 171। ठीक है दोस्तों, भारत में सन 1854 में पहली कपड़ा मिल कहाँ पर लगी? दोस्तों भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ पर लगी? ए सूरत में, बी पुणे में, सी मुंबई में, डी अहमदाबाद में। दोस्तों याद रखना सी मुंबई में लगी थी। कहाँ लगी थी? सी मुंबई में लगी थी।
चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 172, किस वस्तु के विज्ञापन में भगवान विष्णु आकाश से रोशनी लाते दिखाई गए? दोस्तों भगवान आकाश से रोशनी लाते हुए किस विज्ञापन में दिखाई दिए? साबुन के, ए, बी ग्राइव वाटर, सी कपड़ा, डी इस्पात। दोस्तों याद रखना ए साबुन इस विज्ञापन में भगवान विष्णु क्या आकाश से रोशनी लाते हुए दिखाई दिए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 173, वह शब्द कौन सा है जो आमतौर पर एशिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है? दोस्तों एशिया के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जाता है? ए सौदागर, बी आदि, सी प्राच्य या डी जादुई चिराग। दोस्तों याद रखना ये शब्द हैं सी प्राच्य। तो इस शब्द का प्रयोग एशिया के लिए आमतौर पर जाना जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 174, इंग्लैंड में पेनी चैप बुक या एक पैसियो या फिर किताबों बेचने वालों को क्या कहा जाता है? ए चैपमैन कहा जाता है, बी सेल्समैन कहा जाता है, सी बुक्समैन कहा जाता है, डी इसमें से कोई नहीं। दोस्तों याद रखना ये होता है ए चैपमैन कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 175, निम्नलिखित में से पंजाब केसरी का प्रकाशन किसने किया? दोस्तों पंजाब केसरी का प्रकाशन किसने किया? ए बाल गंगाधर तिलक, सी महात्मा गांधी, बी महात्मा गांधी, सी भगत सिंह, डी तात्या टोपे। दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन राइट हो जाता है ए बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक ने पंजाब केसरी का प्रकाशन किया, तो ए ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 176, नवीकरण योग्य संसाधन है। दोस्तों नवीकरण योग्य संसाधन कौन सा है? ए पवन ऊर्जा, बी वन, सी जल, डी ये सभी। दोस्तों ये सभी नवीकरण योग्य संसाधन हैं, तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 177, रियो डी जेनेरो सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? दोस्तों ए 1990 में, बी 1991 में, सी 1992 में या फिर डी 1995 में। दोस्तों ध्यान रखना ये हुआ था सी 1992 में। सी 1992 में रियो डी जेनेरो सम्मेलन हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 178, निम्न में से कौन सी संस्था संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची तैयार करती है? दोस्तों कौन सी संस्था संकटग्रस्त सूचियों की तैयार करती है? ए WTO, बी FAO, सी IUCN या डी UN। दोस्तों याद रखना ये होगा सी IUCN संस्थाएं जो कि संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची तैयार करती हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 169। ठीक है दोस्तों, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? ए सन 1972, बी सन 1973, सी सन 1984, डी सन 1974। दोस्तों याद रखना ये ऑप्शन राइट हो जाएगा ए 1972। सन 1972 के अंदर जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 180, धरातल पर जल की कमी के कारण है। दोस्तों धरातल पर जल की कमी क्यों हो रही है, उसके क्या कारण है? ए अतिशोषण, बी अत्यधिक प्रयोग, सी समाज में विभिन्न वर्गों में असमान वितरण या फिर डी यह सभी। दोस्तों ये सभी कारण है जिसकी वजह से धरातल पर जल की कमी आ रही है। दोस्तों यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 181, निम्न में से किस नदी बेसिन में हीराकुंड परियोजना जल संरक्षण तथा बाढ़ नियंत्रण का समन्वय है? ये दोनों जल संरक्षण का भी और बाढ़ नियंत्रण दोनों का समन्वय है। ए महानदी बेसिन, बी सतलुज व्यास बेसिन, सी नर्मदा बेसिन या फिर डी इसमें से कोई नहीं। दोस्तों याद रखना ये है महानदी बेसिन, ए महानदी बेसिन। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 182, भारत निम्न में से किस उत्पाद का निर्यात करता है? भारत किस उत्पाद का निर्यात करता है? ए चाय का, बी कॉफी का, सी मसाले का, डी यह सभी। दोस्तों भारत करता है सी मसाले उत्पाद का क्या करता है? निर्यात करता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 183, निम्न में से किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? दोस्तों किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? ए गेहूं, बी कपास, सी जूट
और डी चाय। दोस्तों याद रखना, सुनहरा रेशा कहा जाता है सी जुट को। क्या कहा जाता है दोस्तों? सी जुट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 184। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अपसहित पदार्थ के अपशिष्ट भार को त्यागता व चट्टानों की अपघटन से बनता है? ठीक है दोस्तों, तो ऐसा कौन सा पदार्थ है? ए कोयला, बी बॉक्साइड, सी सोना या फिर डी जस्ता। तो दोस्तों याद रखना, बी बॉक्साइड है। क्या है दोस्तों? बी बॉक्साइड। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 185। सर्वोत्तम प्रकार का लो एस्क है। सबसे अच्छा लो प्रकार का एस्क कौन सा है? ए मैग्नेटाइड, बी हेमेटाइड, सी सिंडेराइट या डी लिमोनाइट। ठीक है दोस्तों, इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट है? तो दोस्तों ए मैग्नेटाइड राइट होगा। तो ये सर्वोत्तम प्रकार का लोह एस्क है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 186। रावत भाटा आणविक ऊर्जा संयंत्र निम्न में से किस राज्य में है? ए गुजरात, बी केरल, सी पंजाब या फिर डी राजस्थान। दोस्तों याद रखना, रावत भाटा आणविक ऊर्जा संयंत्र डी राजस्थान में है। तो हमारे यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 187। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइड का कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? दोस्तों बॉक्साइड को कच्चे माल के रूप में प्रयोग कौन करता है? ए एल्यूमिनियम प्रगलन, बी सीमेंट, सी कागज उद्योग या डी स्टील। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा ए एल्यूमिनियम प्रगलन। ए एल्यूमिनियम प्रगलन। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 188। चीनी मिलों का 60% हिस्सा किन राज्यों में है? दोस्तों 60% किन राज्यों में? ए उत्तर प्रदेश व बिहार, बी बिहार व महाराष्ट्र, सी कर्नाटक व उत्तर प्रदेश या डी गुजरात व पंजाब। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा ऑप्शन राइट हो जाता है ए उत्तर प्रदेश व बिहार में। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 189। लो इस्पात उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में लो एस्क, कोकिन कोल व चूना पत्थर, इन तीनों को किस अनुपात में मिलाना आवश्यक है? ए 4:1:2, बी 4:2:1, सी 6:3:2, डी 3:2:5। तो दोस्तों याद रखना, यहाँ हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा 4:2:1। ठीक है दोस्तों, हमारे यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 190। निम्न में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? दोस्तों कृषि आधारित उद्योग कौन सा नहीं है? ए पटसन कृषि आधारित है, बी रबड़ ये भी कृषि आधारित है, सी सीमेंट उद्योग ये गलत हो जाता है, डी चीनी उद्योग ये भी कृषि आधारित है। दोस्तों हमारे यहाँ ऑप्शन राइट हो जाता है सी। ठीक है दोस्तों, तो सी ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 191। श्रीलंका के जातीय समूह में कौन से प्रमुख हैं? कौन से समूह प्रमुख है? ए ईसाई व तमिल, बी बौद्ध व हिंदू, सी सिंहल व तमिल, डी सिंहल तथा ईसाई। दोस्तों याद रखना, ये होगा सी सिंहल तथा तमिल ऐसे जातीय समूह है प्रमुख। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 192। श्रीलंका का सबसे प्रमुख सामाजिक समूह है। सबसे प्रमुख सामाजिक समूह कौन सा है? ए तमिलों का, बी सिंहलियों का, सी डचों का, डी हिंदुस्तानी तमिलों का। दोस्तों याद रखना, यह है बी सिंहलियों का समूह सबसे पुराना है या सबसे प्रमुख समूह है। दोस्तों हमारे यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 193। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? ए पुलिस, बी रक्षा, सी कृषि या डी शिक्षा। दोस्तों डी शिक्षा का विषय जो कि समवर्ती सूची में शामिल नहीं है, तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 194। निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन भाषा के आधार पर नहीं हुआ? ए नागालैंड, बी उत्तराखंड, सी झारखंड, डी यह सभी। दोस्तों ये सभी राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं हुआ, तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाता है।
चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 195, निम्नलिखित में से किस देश को धार्मिक और जातीय पहचान में आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा? ए बेल्जियम, सी भारत, डी यूगोस्लाविया या फिर डी नीदरलैंड। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन राइट हो जाता है सी यूगोस्लाविया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 196, संयुक्त राज्य अमेरिका में 1954 से 1968 के ईस्वी के मध्य संचालित आंदोलन का नाम था। दोस्तों ऐसा कौन सा आंदोलन था जो अमेरिका के अंदर 1954 से 1968 के बीच संचालित हुआ? ए नागरिक अधिकार आंदोलन, बी श्वेत शक्ति आंदोलन, सी सत्याग्रह आंदोलन, डी यह सभी। दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन राइट हो जाता है ए नागरिक अधिकार आंदोलन, ए नागरिक अधिकार आंदोलन। दोस्तों यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 197, भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। दोस्तों भारत में औरतों के लिए क्या आरक्षण की व्यवस्था है? ए विधानसभा, बी लोकसभा, सी मंत्रिमंडल, डी पंचायत राज संरचना। तो भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ होगी डी पंचायती राज संस्थाएं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 198, अधिकारों अवसरों के मामले में स्त्री और पुरुष की समानता मानने वाला व्यक्ति कहलाता है? ए नारीवादी, बी जातिवादी, सी संप्रदायवादी, डी धर्म निरपेक्ष। दोस्तों वो कहलाता है ए नारीवादी। क्या कहलाता है दोस्तों? ए नारीवादी कहलाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 199, ठीक है दोस्तों, निम्न में से किस समाज सुधारक ने जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज व्यवस्था बनाने की बात की और उसके लिए काम की क्या है? ठीक है दोस्तों, ए ज्योतिबा फूले, बी महात्मा गांधी, सी डॉक्टर अम्बेडकर, डी उपरोक्त सभी। दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन राइट हो जाता है डी उपरोक्त सभी। इन सभी ने समाज सुधारक और व्यक्तिगत भेदभाव को मुक्त समाज की व्यवस्था बनाने की बात की है। तो ये हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाता है, ये सभी ऐसे व्यक्ति थे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 200, प्रश्न नंबर 200, दबाव समूह सरकारी नीतियों को किस प्रकार प्रभावित करता है? दोस्तों दबाव समूह सरकारी नीतियों को किस प्रकार प्रभावित करता है? ए संगठन द्वारा, बी एकजुटता द्वारा, सी नियंत्रण द्वारा, डी इसमें से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन राइट हो जाता है ए एकजुटता द्वारा। तो यहाँ हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 201, ठीक है दोस्तों, 201 प्रश्न नंबर, अगर आपको कोई दूर दराज के इलाके में नौकरी मिलती है तो उसे स्वीकार करने से पहले आप आय के अतिरिक्त कौन सी कारक पर विचार करेंगे? क्या विचार करेंगे? ए परिवार की सुविधा के लिए, डी काम करने का वातावरण, सी सीखने का अवसर, डी यह सभी। दोस्तों आप इन सभी चीज़ों के बारे में विचार करोगे तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, डी ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 201, ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 201, 202, किस वर्ष किस क्षेत्र में गतिविधियां प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष उपयोग पर आधारित हैं? तो दोस्तों किस क्षेत्र की गतिविधियां प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष उपयोग पर आधारित हैं? ए प्राथमिक क्षेत्र, बी द्वितीयक क्षेत्र, सी तृतीयक क्षेत्र, डी यह सभी। दोस्तों याद रखना ए प्राथमिक क्षेत्र, ए प्राथमिक क्षेत्र। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 203, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था ऋणों के औपचारिक स्रोतों की कार्य प्रणाली पर नजर रखती है? दोस्तों कौन रखती है? ए भारतीय स्टेट बैंक, बी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सी भारतीय रिजर्व बैंक, डी ग्रामीण बैंक। दोस्तों याद रखना ये हमारा ऑप्शन राइट होगा सी भारतीय रिजर्व बैंक, सी भारतीय रिजर्व बैंक। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 204, वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई। कैसे सहायता पहुंचाती है? ए सभी लोगों के, बी विकसित देशों के लोगों की, सी विकासशील देश के श्रमिकों के, या डी इसमें से कोई नहीं। दोस्तों याद रखना बी विकसित देशों के लोगों
की, ठीक है, विकसित लोगों की। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 205, विदेशी व्यापार किन के मध्य होता है? दोस्तों विदेशी व्यापार किन के मध्य? ए दो देशों के मध्य, बी दो नगरों के मध्य, सी दो गांवों के मध्य, डी दो प्रदेशों के मध्य। दोस्तों विश्व व्यापार हमेशा दो देशों के मध्य होता है, इसलिए ए राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 206, वैश्वीकरण में सर्वाधिक लाभान्वित हुए? दोस्तों वैश्वीकरण में सबसे ज्यादा लाभ किसको पहुंचा? ए ग्रामीण मजदूर को, बी शहरी शिक्षित व्यक्ति को, डी धनी वर्ग के उपभोक्ता को, या डी यह सभी। तो दोस्तों याद रखना, ये सबसे ज्यादा लाभ पहुंचा है सी धनी वर्ग के उपभोक्ता को, सी धनी वर्ग के उपभोक्ता को। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 207, उपभोक्ता शोषण का मूल कारण है? दोस्तों उपभोक्ताओं का शोषण होने का मूल कारण क्या है? ए बेरोजगारी, बी अशिक्षा, सी गरीबी, या डी इसमें से कोई नहीं। दोस्तों सबसे ज्यादा मूल कारण है बी अशिक्षा, बी अशिक्षा। अशिक्षा नहीं होगी जिसके कारण यह शिक्षा नहीं होगी, इसका मतलब उपभोक्ता का शोषण सबसे अधिक होगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को और। प्रश्न नंबर 208, जर्मनी को स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया? दोस्तों जर्मनी को स्वतंत्र राज्य कब बनाया गया? ए सन 1817 में, बी सन 1848 में, सी सन 1871 में, डी सन 1895 में। दोस्तों याद रखना, यह ऑप्शन राइट हो जाएगा सी सन 1871 में, सी सन 1871 में। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 209, निम्न में से किसने आंदोलन से प्रेरित होकर भारत माता की विख्यात छवि को चित्रित किया? ए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ई अविनी चंद्रनाथ टैगोर ने, सी कृपाल सिंह शेखावत ने, डी राजा रवि वर्मा ने। दोस्तों याद रखना, ये काम किसने किया? तो प्रश्न नंबर 209 में क्या हो जाएगा? ए अवनींद्रनाथ टैगोर ने, अवनींद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 210, जमीन को उपजाऊ बनाकर गेहूं और कपास की खेती हेतु कैनाल कॉलोनी यानी नहर बस्ती निम्न में से कहाँ बसाई गई? ए हरियाणा में, बी उत्तर प्रदेश में, सी गुजरात में, या फिर डी पंजाब में। दोस्तों ये ऑप्शन राइट हो जाएगा डी पंजाब के अंदर, डी पंजाब में। तो पंजाब में नहर बस्ती बसाई गई। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 211, जे एन टाटा ने किस वर्ष जमशेदपुर में भारत का प्रथम लौह एवं इस्पात संयंत्र स्थापित किया? दोस्तों किस वर्ष किया? ठीक है, ए सन 1720 में, बी 1854 में, सी 1912 में, या फिर डी 1855 में। दोस्तों याद रखना, ये होगा सी 1912 के अंदर, सी 1912 में जे एन टाटा ने जमशेदपुर में भारत का पहला लौह इस्पात उद्योग स्थापित किया। तो सी ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 212, 18वीं सदी में यूरोप में जन सामान्य के बीच वैज्ञानिक विचारों की प्रसिद्ध होने का निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है? ठीक है दोस्तों, तो कौन सा कारण नहीं है? ए आइजैक न्यूटन के मुद्रित विचार, बी छापे खाने का विकास, सी जनता की कार्य या विज्ञान के कारण में रुचि, डी परंपरागत कुलीन वर्गों ने इस बात का पक्ष लिया। तो दोस्तों सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जनता की कार्य और कारण में रुचि। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 213, निम्न में से कौन अजैव संसाधन है? दोस्तों कौन से है जो कि अजैव संसाधन है? ए चट्टाने, बी पशु, सी पौधे, या फिर डी मछलियाँ। दोस्तों अजैव संसाधन है ए चट्टाने। ए चट्टाने कैसा संसाधन है? अजैव संसाधन है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 214, जलोढ़ मृदा निम्न में से किस फसल की खेती के लिए उपयुक्त है? ए गन्ना के लिए, बी चावल के लिए, सी गेहूं के लिए, या डी यह सभी। दोस्तों इन सभी फसलों के लिए जलोढ़ मृदा उपयुक्त है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 215, इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों
की सीधी भागीदारी नहीं करता है। ए संयुक्त वन प्रबंधन, बी चिपको आंदोलन, सी बीज बचाओ आंदोलन, या डी वन्य जीव पशु विहार परिसीमन। ठीक है दोस्तों, तो सीधी भागीदारी का काम कौन नहीं करता है? वन्य जीव पशु विहार परिसीमन। तो हमारा यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 216, निम्न में से कौन सी प्रजाति संकटग्रस्त है? तो कौन सी प्रजाति संकटग्रस्त है? ए मणिपुरी हिरन, बी गैंडा, सी शेर की पूंछ वाला बंदर, डी यह सभी। दोस्तों यह सभी ऐसे प्रजातियां हैं जो कि संकटग्रस्त के अंदर हैं। तो डी ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 217, निम्न में से किसकी सहायता से जल का लगातार नवीकरण व पुनर्भरण होता रहता है? ए ऑक्सीजन चक्कर से, बी नाइट्रोजन चक्कर से, सी जल चक्कर से, डी इन सभी चक्कर से। तो दोस्तों सी जल चक्कर से। ठीक है दोस्तों, तो जल चक्कर से ही लगातार जल का पुनर्भरण होता है। तो सी ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 218, इनमें से कौन सी रबी की फसल है? दोस्तों दिए गए ऑप्शन में कौन सी फसल रबी की है? ए चावल, बी मोटे अनाज, सी चना, या फिर डी कपास। तो दोस्तों सी चना एक रबी की फसल है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 219, इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है? दोस्तों फलीदार फसल कौन सी है? ए दालें, बी मोटे अनाज, सी ज्वार, डी तिल। दोस्तों फलीदार पौधा कौन सा है? ए दालें फलीदार होती है। ठीक है दोस्तों, ए ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 220, ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित चट्टानों में से किस चट्टान के स्तरों में खनिजों का निक्षेपण और संचय होता है? ए तल छट्टी चट्टानें, बी आग्नेय चट्टानें, सी कायांतरित चट्टानें, या डी इसमें से कोई नहीं। दोस्तों याद रखना ए तल छट्टी चट्टानें, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 221, हजारी विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन की लंबाई है? दोस्तों एक पाइपलाइन का नाम है हजारी विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन की लंबाई है। ए 1400 किलोमीटर, बी 1700 किलोमीटर, सी 1900 किलोमीटर, या डी 2100 किलोमीटर। दोस्तों याद रखना ये बी 1700 किलोमीटर है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 222, निम्न में से धात्विक खनिज का उदाहरण है? दोस्तों धात्विक खनिज का उदाहरण क्या है? ए लोह है, बी अभ्रक है, सी कोयला है, या फिर डी नमक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाता है, लोह। ठीक है, तो धात्विक खनिज का उदाहरण कौन सा है? ए लोह धात्विक खनिज है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न जो प्रश्न नंबर 223, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है? ए वेहेल, डी सेल, सी टाटा स्टील, डी MNCC। तो दोस्तों कौन सी संस्थान हो जाएगी? बी सेल ये संस्था है जो कि स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है। तो बी ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 224, निम्नलिखित में से कृषि के पश्चात किस उद्योग में सबसे अधिक रोजगार प्रदान किए? दोस्तों सबसे अधिक कृषि ने किए, उसके बाद कौन से उद्योग ने किए? ए चीनी उद्योग, बी लौह इस्पात उद्योग, सी वस्त्र उद्योग, या डी पटसन उद्योग। तो दोस्तों ये था सी वस्त्र उद्योग। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 225, निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वाहनांतरण अंतरण हानियों आदि देरी को घटाता है? तो दोस्तों ऐसा कौन सा साधन है? ए रेलगाड़ी, बी पाइपलाइन, सी सड़क परिवहन, या फिर डी जल परिवहन। दोस्तों यह ऑप्शन राइट हो जाएगा बी पाइपलाइन। तो ये है जो कि हानियों या देरी को घटाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 226, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दो या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? दोस्तों ऐसा कौन सा शब्द है जो कि दो या दो से अधिक देशों के बीच के व्यापार को दर्शाता है? ए आंतरिक व्यापार, बी बाहरी व्यापार, सी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार,
डी स्थानीय व्यापार। तो दोस्तों दो देशों के बीच दर्शाने वाले शब्द हैं सी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 227, भारत में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी। दोस्तों भारत में पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई? ए सन 1960 में, बी सन 1857 में, सी सन 1863 में, डी सन 2010 में। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा ए सन 1960 में। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 228, किस देश में दो समुदायों के बीच पारस्परिक अविश्वास ने बड़े टकराव रूप लिए हैं? तो दोस्तों किस में? ए श्रीलंका में, बी बेल्जियम में, सी ब्रिटेन में, डी भारत में। दोस्तों यहाँ हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा ए श्रीलंका में, ए श्रीलंका में। तो यहाँ हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 229, निम्न में से नगर निगम के अध्यक्ष को कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्तों? ए मेयर कहा जाता है, बी सभापति कहा जाता है, सी राज्यपाल कहा जाता है, या डी सरपंच कहा जाता है। दोस्तों यहाँ हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा ए मेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? ए मेयर कहा जाता है। तो ए ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 230, संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है? ए न्यायालय के पास, बी प्रधानमंत्री के पास, सी राष्ट्रपति के पास, या डी मुख्यमंत्री के पास। दोस्तों ये अधिकार ए न्यायालय के पास होता है। तो ए ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 231, निम्नलिखित में से किस देश को धार्मिक और जातीय पहचान के आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा? ए बेल्जियम, बी भारत, सी यूगोस्लाविया, या डी नीदरलैंड। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा सी यूगोस्लाविया। ठीक है दोस्तों, इस देश को इस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 232, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? दोस्तों ये चार कथन दिए गए, इसमें से एक गलत कौन सा है? ए धर्म के आधार पर भेदभाव में मनचाही करना, या यह एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है, या फिर सभी लोगों को कोई भी धर्म मनाने की आज़ादी देता है, या फिर किसी धार्मिक समुदाय को सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है। दोस्तों हमारे भारत का संविधान में कोई भी राज्य के धर्म नहीं है। ठीक है ना दोस्तों, तो यहाँ हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाता है। कौन सा ऑप्शन दोस्तों? बी ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 233। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से सामाजिक समूह कौन सा है? सामाजिक समूह कौन सा है? ए फिक्की, बी रामकृष्ण मिशन, सी आई, या डी इंटक। ठीक है दोस्तों, इनमें से कौन सा सामाजिक समूह है? दोस्तों रामकृष्ण मिशन ये एक सामाजिक समूह है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 234, नेपाल की लोकतांत्रिक आंदोलन तथा बोलीविया के लिए शुद्ध जल युद्ध के बीच समानता थी। ठीक है दोस्तों, तो नेपाल की लोकतांत्रिक आंदोलन तथा बोलीविया के जल युद्ध के बीच समानता क्या थी? राष्ट्रीय भागीदारी की, जनता की लामबंदी की, अहिंसक आंदोलन की, या फिर हिंसा की अधिकता की। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ ऑप्शन राइट हो जाएगा जनता की लामबंदी की, जनता की लामबंदी की। तो यहाँ हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 235, किस देश पर बनाए जा रहे सरदार सरोवर बांध के कारण लोग विस्थापित हुए हैं? ए चंबल नदी पर, बी नर्मदा नदी पर, सी ताप्ती नदी पर, डी गंगा नदी पर। दोस्तों ये बी नर्मदा नदी पर ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो यहाँ हमारा पर बी ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 236, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे अलग दिखाई देने वाली संस्था है? ए राजनीतिक दल, बी हित दल, सी दबाव समूह, या डी यह सभी। दोस्तों इसमें ऑप्शन राइट हो जाएगा ए राजनीतिक दल। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 237, चीन में शासन करने वाली अकेली पार्टी कौन सी है? ए कम्युनिस्ट पार्टी, बी सोशलिस्ट पार्टी, सी चीन की पीपुल्स पार्टी, डी कांग्रेस पार्टी। ठीक है दोस्तों, तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा ए कम्युनिस्ट पार्टी, ए कम्युनिस्ट पार्टी। तो यहाँ हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाता है।
चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 238। ठीक है दोस्तों, लोकतंत्र शासन की अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर क्योंकि लोकतंत्र शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर है क्योंकि क्यों है? ए नागरिकों की समानता को अधिकार को बढ़ावा देता है। बी व्यक्ति की नागरिकता की गरिमा को बढ़ावा देता है। सी इनमें से गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है। डी यह सभी। दोस्तों ये सभी कारण है, इसलिए लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था सबसे बेहतर है। तो डी ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 239। वैध शासन व्यवस्था के मामले में वैध शासन व्यवस्था के मामले में खाली जगह शासन व्यवस्था निश्चित रूप से अन्य शासनों से बेहतर है। दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा? ए तानाशाही, बी भ्रष्टाचारी, सी लोकतांत्रिक या डी यह सभी। तो दोस्तों ये इसमें लोकतांत्रिक आएगा। क्या आएगा? लोकतांत्रिक। तो इस खाली जगह में लोकतांत्रिक आ जाएगा। सी ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 240। अधिकांश लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के समक्ष प्रमुख चुनौती है। क्या चुनौती है दोस्तों? एक लोकतंत्र को मजबूत करना, बी विस्तार को चुनौती, ठीक है, या फिर सी बुनियादी आधार पर बनाने की चुनौती, या डी यह सभी। दोस्तों ये सभी व्यवस्थाएं लोकतांत्रिक व्यवस्था के समक्ष प्रमुख चुनौती हैं। तो यहाँ हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 241। मान लीजिए कि एक देश में 4 परिवार हैं। इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 5,000 है। कितने हजार है? 5,000। दोस्तों 5,000 प्रति व्यक्ति आय है, ठीक है ना। और कितने परिवार हैं दोस्तों? परिवार हो गए 4। तो 5,000 गुणा 4 कितने हो जाएंगे दोस्तों? 20,000। कितने हो जाएंगे? 20,000। अगर 3 परिवारों की आय क्रम से 4,000, 7,000 और 3,000 है तो चौथे परिवार की आय क्या होगी? दोस्तों टोटल आय तो 20,000 है, इनको जोड़ दो। 4,000 और 7,000 कितने हो जाएंगे दोस्तों? 11,000। 11,000 और 3,000 14,000। तो पीछे कितने बन जाएंगे? 6,000। दोस्तों ए 75,000 7500, बी 3,000, सी 2,000, डी 6,000। दोस्तों ये हमारा 6,000 वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो यहाँ हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 242। निम्न में से कौन सा कथन 3 स्तरों के लिए सकल नामांकन अनुपात दर्शाता है? ए प्राथमिक स्कूल, माध्यमिक स्कूल और उसके आगे उच्च शिक्षा के नामांकन अनुपात का कुल योग, या फिर बी 10 से 14 वर्ष के बच्चों की साक्षरता दर, सी 10 से 14 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले ग्रामीण बच्चों का प्रतिशत, या डी उपरोक्त सभी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा ए प्राथमिक स्कूल, माध्यमिक स्कूल और उससे आगे उच्च शिक्षा का नामांकन अनुपात का कुल योग। तो यहाँ हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 243। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के आधार पर ये विभाजित हैं। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के आधार पर विभाजित हैं। ए रोजगार की शर्तें, बी आर्थिक गतिविधि के भेदभाव स्वभाव, या सी उद्यमों के स्वामित्व, या डी उद्यम के नियोजित श्रमिकों की संख्या। ठीक है दोस्तों, क्या हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा सी उद्यमों का स्वामित्व। सी उद्यमों का स्वामित्व, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर विभाजित हैं। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 244। द्वितीय क्षेत्र को कहा जाता है। द्वितीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है दोस्तों? ए औद्योगिक क्षेत्र, बी कृषि क्षेत्र, सी सेवा क्षेत्र, या डी सहायक क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा ए औद्योगिक क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ए औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 245। ग्रामीण क्षेत्रों में कर्ज की आवश्यकता मुख्यतः किस लिए होती है? ए आवास बनाने के लिए, बी फसल उगाने के लिए, सी विदेश यात्रा के लिए, या डी पारिवारिक यात्रा के लिए। दोस्तों हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर बी फसल उगाने के लिए होती हैं। तो यहाँ हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 246। विश्व के देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश को सबसे अधिक सामान्य मार्ग है। निवेश का सबसे अधिक सामान्य मार्ग है। ए नए कारखानों की स्थापना, बी स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना, सी स्थानीय कंपनियों से साझेदारी करना, डी इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सबसे अधिक सामान्य मार्ग कौन सा हो जाएगा?
स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना, स्थानीय कंपनी क्या कर लेना, खरीद लेना। तो बी ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 247, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं? ए उत्पाद कहते हैं, बी व्यय कहते हैं, सी वितरण कहते हैं, या डी विदेशी निवेश कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, विदेशी निवेश कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? विदेशी निवेश कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 248, सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन किसके द्वारा शुरू हुआ? ए विकसित देश से, बी विकासशील देश से, सी अल्प विकसित देश से, डी निर्धन देश से। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे राष्ट्र हो जाएगा ए विकसित देश से, ए विकसित देश। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 249, अक्टूबर 2005 में भारत सरकार ने एक कानून लागू किया था, वह है सूचना पाने का अधिकार, चुनने का अधिकार, सी सती पूर्ति निवारण का अधिकार, डी यह सभी, डी यह सभी। दोस्तों याद रखना, ए सूचना पाने का अधिकार, ए सूचना पाने का अधिकार। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 250, एक मारक किन वस्तुओं के लिए प्रमाणित चिन्ह है? किन वस्तुओं के लिए? ए उत्पादित सामान, बी स्वर्ण एवं चांदी, डी खाद्य पदार्थ, सी उत्पादित मशीन। तो दोस्तों ये खाद्य पदार्थों का है, ठीक है दोस्तों। तो खाद्य पदार्थ का एक मारक है, तो यहाँ हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाता है। दोस्तों आज का ये अंतिम क्वेश्चन था 250 नंबर। आज हमने इस वीडियो के अंदर 100 क्वेश्चनों को डिस्कस किया है। तो आपको ये प्रश्न कैसे लगे, कितने प्रश्नों के आंसर आपको आ रहे थे, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही में वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जितने भी अपने सहपाठी हैं उन सभी को शेयर कीजिएगा। आगे हम फिर लेके आएंगे इसके आगे और नेक्स्ट क्वेश्चनों को। कुल मिला के हम 750 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे परीक्षा से पहले, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक हमारे साथ बने रहिए।